हेलो इन्वेस्टर्स, रनिंग इन रवि फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि गुड टाइम्स हमेशा कैसे बैड लेसन सिखाता है। मार्केट में गुड टाइम्स बताता है कि इन्वेस्टिंग इजी है, बिना रिस्क के कुछ भी स्टॉक उठा लो, रिस्क को कंपेयर मत करो, रिस्क रिटर्न एनालिसिस नहीं करो। उसके बाद बता द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स आर लर्न इन टफ टाइम्स। जो टफ टाइम्स होता है, जब मार्केट डिक्लाइनिंग फेज में होता है, सबसे बढ़िया सबसे वैल्यूएबल लेसन हमें उस समय मिलता है। जैसे अरब ऑयल एम्बार्गो, स्टैगफ्लेशन, निफ्टी 50 स्टॉक कोलैप्स, डेथ ऑफ इक्विटीज ऑफ द 1970s, ब्लैक मंडे 1987, when the Dow Jones Industrial Index lost 22.6% of its value in one day। तो एक दिन में 22.6% डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि यूएस का इंडेक्स है, उसमें 22% का डिक्लाइन आया था। यानी कि एक दिन में मार्केट क्रैश हो गया था। 20% से अबव डिक्लाइन आता है तो उसको मार्केट क्रैश बोला जाता है। तो एक ही दिन में पूरा मार्केट क्रैश हो गया था 1987 के ब्लैक मंडे क्राइसिस में। उसके बाद 1994 में जो इंटरेस्ट रेट का स्पाइक आया था, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फ्री फॉल में ला दिया था। एंड देन फॉलोड बाय द इमर्जिंग मार्केट क्राइसिस, रशियन डिफॉल्ट एंड मेल्टडाउन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट इन 1998, द बर्स्टिंग ऑफ द टेक स्टॉक बबल, .com बूम चल रहा था 2000 और 2001 में। कोई भी आईपीओ लाती थी जब कंपनी, तो लास्ट में .com लगा देती थी, भले ही वो किसी भी फील्ड में हो। .com लगाने से उसका आईपीओ प्रीमियम पे लिस्ट हो जाता था और मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा स्टॉक होल्डर्स जो पहले से ऑनर्स थे, प्रमोटर्स थे, बना के निकल जाते थे। और ट्रेडर्स जो है और इन्वेस्टर्स जो है, उनको लॉस हो जाता था, रिटेल इन्वेस्टर्स को। एंड देन द वर्ल्ड वाइड क्राइसिस ऑफ 2007-2008, दैट इज मॉर्गेज क्राइसिस। उसमें क्या था कि होम का जो प्राइसेस था वो बहुत स्पाइक कर गया था और लास्ट में जो बबल बर्स्ट हुआ तो पूरा इकोनॉमी डाउन चला गया, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और जैसा कि आपने सुना होगा, व्हेन यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। जब यूएस छींकता है तो पूरी दुनिया को ठंड लग जाती है। तो ऐसा ही हुआ था, यूएस का इकोनॉमी कोलैप्स किया तो पूरी दुनिया में इकोनॉमी कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे ही पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया था। तो जब भी मार्केट बूम होता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं बड़ा मुनाफा बनाने के लिए। तो उस समय भी 80s और 90s में मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एंट्री लिए मार्केट में, और उन्हें पता नहीं था कि 5% से भी ज्यादा डिक्लाइन हो सकता है मार्केट, 5% से ज्यादा क्रैश हो सकता है मार्केट। तो उसके बाद एंड एक्सीड 5%, द ग्रेटेस्ट ड्रॉप सीन बिटवीन 1982 एंड 1999। तो सबसे बड़ा ड्रॉप आया था 1982 एंड 1999 के बीच में। 80s और 90s में इन्वेस्टर्स चैन की नींद सोते थे, वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करते थे अपने इन्वेस्टमेंट्स में, बिना रिस्क को फैक्टर में लिए हुए। एंड 17 years ought to qualify as long term, it is roughly half of a career। 17 साल में लगता है कि लॉन्ग टर्म करियर हो चुका है, लेकिन आधा भी नहीं होता है उसका। ये द करियर built only during this period would hardly have withstood the test of time। तो इस समय जो करियर बनता है, जहां पे मार्केट हमेशा बूम पे होती है, कोई लेसन नहीं सिखाता मार्केट को कि कब आपको पेशेंस रखना है, कब कॉन्ट्रेरियन अप्रोच बना के रखना है, कब जब सब बेचने होते हैं तो कब खरीदना है। इस समय इन्वेस्टर्स को कुछ पता ही नहीं था, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है या रिटेल इन्वेस्टर्स भी थे। तो उसमें सो जाते थे कि डबल डिजिट एक्सपेक्ट करते थे ग्रोथ की, मेरा रिटर्न 20%, 25%, 30% ऐसे आएगा। लेकिन बाद में जब क्रैश होने लगा तो सब डर गए और सब पैनिक करके पैसा निकालने लगे, तो पूरा मार्केट पूरा खत्म हो गया उस समय। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं इन द मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस, वो कुछ चीजें बताए हैं। जॉन केनेथ गैलब्रेथ ऑन ह्यूमन फोइबल्स, वह फिर बताया है कि पेशेंस एंड कॉन्ट्रेरियस को पेशेंस रख के कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है इन द लॉन्ग रन। उसके बाद चार्ली मगन, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, कैसे हम लोग को रीजनेबल रैशनल सोचना है, रैशनल रिटर्न एक्सपेक्ट करना है उस रिस्क में। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड देन ब्रूस न्यूबर्ग ऑन प्रोबेबिलिटी एंड आउटकम, माइकल मिल्टन ऑन कॉन्शियस रिस्क बेयरिंग एंड Rick Kane on setting traps। Underrated investment opportunities where you can make a lot but can't you lose a lot। मतलब ऐसा है कि अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहां पे पैसा बहुत बन सकता है लेकिन खोने को बहुत कम होता है। तो ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने who have made fortunes in the markets। Those are Peter Bernstein, Seth Klarman, Jack Bogle, Jacob Rothschild, Jeremy Grantham, Joel Greenblatt, टोनी पेस, ऑरिन क्रैमर, जिम ग्रांट एंड डॉग कैश। तो बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने बुक में कहते हैं
कि इंडेक्स वाला रिटर्न तो कोई भी इन्वेस्टर बना सकता है, पैसिव इन्वेस्टर इंडेक्स बना के उसको बीट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको एक्टिव मैनेजमेंट से, एक्टिव इन्वेस्टमेंट से रिटर्न बनाना है और मार्केट को बीट करना है, इंडेक्स को बीट करना है, अपने बेंचमार्क को बीट करना है, तो उसमें रिक्वायर्स मच एप्लीकेशन एंड मोर देन ए ट्रेस ऑफ विजडम है, असली विजडम उसमें लगता है, अगर कंसिस्टेंटली आपको मार्केट बीट करना है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। तो सारा चीज एज सिंपल एज पॉसिबल बनाया जा सकता है, लेकिन उसको हल्का नहीं बनाया जा सकता है। एंड चार्ली मंगर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट सपोज टू बी इजी, एनीवन हु फाइंड्स इज इजी इज स्टूपिड। इन्वेस्टमेंट इतना आसान नहीं है, नहीं तो सब वेल्थ क्रिएट करके मार्केट से एग्जिट ले लेता। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि ग्रेट इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। कुछ लोगों को समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन सभी लोगों को नहीं उस तरीके से बताया जा सकता। और जो कुछ लोगों को बताया जा सकता है उनको सारा चीज नहीं बताया जा सकता। एंड इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन एल्गोरिथम एंड टर्न ओवर टू ए कंप्यूटर। इवन द बेस्ट इन्वेस्टर्स डोंट गेट इट राइट एवरी टाइम। इन्वेस्टिंग को एल्गोरिथम में नहीं बदला जा सकता और कंप्यूटर में जैसे फीड कर दिया उस तरीके से कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाएंगे वो मार्केट को। और बहुत सारे ग्रेट इन्वेस्टर्स भी हमेशा सही नहीं होते हैं मार्केट में। बहुत सिंपल रीजन है इसके पीछे कि नो रूल ऑलवेज वर्क्स। हमेशा हर रूल वर्क नहीं करता है। द एनवायरमेंट इज कंट्रोलेबल एंड सर्कमस्टेंसेस रियली रिपीट एग्जैक्टली। एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, इज अनकंट्रोलेबल, एंड देन सर्कमस्टेंसेस रियली रिपीट एग्जैक्टली। वैसे ही सर्कमस्टेंसेस रियली रिपीट करते हैं क्योंकि हम लोग पास्ट हिस्ट्री से लेसन सीखे हुए रहते हैं, तो उसको कम चांस है रिपीट करने का। एंड देन साइकोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन मार्केट्स। साइकोलॉजी का बहुत मेजर रोल प्ले करता है मार्केट में। एंड बिकॉज इट्स हाईली वेरिएबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर नॉट रिलायबल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसा साइंस में होता है कि ऐसे करेंगे तो इस तरीके से होगा, ऐसा इन्वेस्टिंग में हमेशा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच कभी कभी वर्क कर जाता है, बहुत देर तक भी अप्रोच वर्क करता है, लेकिन वो हमेशा इन्वायरमेंट को चेंज करना सजेस्ट करता है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे अप्रोच शुड बी चेंज्ड। दूसरा बात यह है कि जब सब एक ही सेम अप्रोच से मार्केट में आएंगे तो किसी का अप्रोच वर्क ही नहीं करेगा। जैसे यही है कि जैसे मार्केट क्रैश हो रहा है तो मैं अगर स्टॉक खरीदने लगूं तो स्टॉक का प्राइसेस ऊपर जाएगा तो मार्केट तो क्रैश ही नहीं होगा, तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। हमेशा अगर मेरे ही तरह सारे लोग भी मार्केट में स्टॉक्स खरीदने लगे मार्केट क्रैश के वक्त, तो उसका इफेक्टिवनेस बचेगा कहाँ। इन्वेस्टिंग जो होता है इकोनॉमिक्स के तरह मोर आर्ट होता है देन साइंस। तो आर्ट ज्यादा होता है, क्रिएटिविटी ज्यादा होता है और साइंस कम होता है, तो इट कैन गेट अ लिटिल मेसी समटाइम्स। इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमेशा इंट्यूटिव एंड एडेप्टिव होना चाहिए। किसी भी मार्केट में, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में आपको पैनिक नहीं करना चाहिए और फिक्स नहीं होना चाहिए हमेशा इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मार्केट में सर्कमस्टेंसेज चेंज हो और आप अपने अप्रोच पे टिके हुए हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा। हमेशा बदलते रहना चाहिए, हमेशा सर्कमस्टेंसेज जैसा जैसा हो। बैड इन्वेस्टमेंट में आप पैनिक ना करें, स्टे इन्वेस्टेड एंड गुड। जब अच्छा सर्कमस्टेंसेज हो तो हल्का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, और पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए या पूरा स्टॉक बेच दीजिए क्योंकि ओवर वैल्यूड हो चुका रहता है गुड सर्कमस्टेंसेज में। और बैड इन्वेस्टमेंट में, बैड सर्कमस्टेंसेज में हमेशा स्टे इन्वेस्टेड रहे। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।